क्यारकोटी गंगोत्री से लगा एक ऐसा अनोखा ट्रैक जहां बुग्याल, बर्फ और झील सब एक ही फ्रेम में दिख जाते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी हर्षिल वैली से शुरू होने वाले क्यारकोटी के कई दिनों की खूबसूरत यात्रा पर। घने हरे जंगल, आसमान से गिरते झरने और कभी न खत्म होने वाली घाटियां। हवाओं में हजारों साल पुराने बर्फ की खुशबू घुली मिलती है यहाँ। ट्रैक पर कहीं जंगली भालू से बचकर निकलना, तो वहीं कई दिनों तक एक पल के लिए भी साथ ना छोड़ने वाली गंगोत्री की एक खास गाइड का मिलना। कई नदियों और जलधाराओं को पार करना, तो वहीं श्रीकंठ, गंगोत्री और थले सागर जैसे हिमालयन श्रृंखलाओं के दर्शन करना। हर मोड़ यहाँ एक नया रंग, रहस्य और रोमांच दिखाता है। एकांत और खामोशी में हिमालय की हसीन वादियों के बीच एक राज की तरह छुपा है अद्भुत क्यारकोटी। क्यारकोटी ट्रैक के लिए मैं पहले उत्तरकाशी और फिर वहां से हर्षिल के लिए निकल गई। हर्षिल एक खूबसूरत वैली है जो गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले पड़ती है। हर्षिल पहुंच यहाँ एक बार फिर मेरी मुलाकात हुई सोल सीकर की टीम से। हम आज हर्षिल में ही एक होम स्टे में रुकने वाले थे। ये होम स्टे था कैप्टन शशि कपूर जी का। अगली सुबह 8 बजे अब हम अपने पहले दिन के ट्रैक के लिए रेडी थे। खच्चरों पर इक्विपमेंट्स और राशन वगैरह लोड हो रहा था। कोई 1 घंटे बाद अब हमने यहाँ से अपना आगे का सफर शुरू कर दिया। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने हर्षिल से क्यारकोटी के लिए अपना ट्रैक शुरू। आज मेरे साथ इस ट्रैक पर थे सोल सीकर के ओनर सौरभ पवार जी। सौरभ के साथ ही मेरा 7वां ट्रैक होने वाला था। टीम के दूसरे मेंबर थे अनुज, जो हमारे गाइड, हेड शेफ, पुजारी या यूं कहें कि एक ऑलराउंडर थे, जो जरूरत पड़ने पर खच्चर भी चला लेते। इनके अलावा सोल सीकर के कुछ और मेंबर भी थे, मिस अंजलि, दिशांत और राहुल। भागीरथी नदी के किनारे बसी इस घाटी से निकलते हर्षिल की खूबसूरती बेमिसाल लगती है। अगर ट्रैक का स्टार्ट ऐसा हो तो अंत की सुंदरता कैसी होगी, यह सोच पाना भी कठिन लगता है। यहाँ से अब अचानक ही मुझे एक नए गाइड ने ज्वाइन कर लिया। इनका नाम मालूम तो था नहीं, तो अभी एक टेम्परेरी नाम ही दे दिया। मेरे साथ एक और ट्रैकर जुड़ गई हैं। ये हैं सूरी, जो यहाँ हर्षिल में ही रहती हैं और ये शायद मेरे साथ लेक तक ट्रैक करने वाली हैं। चलो। हर्षिल में मार्केट के अंतिम पॉइंट पर कुछ पुल बने हुए हैं, जिन्हें रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग से सजाया गया है।
सुबह धूप की किरणें पड़ते ही पानी के साथ ये झंडे भी चमकने लगते हैं। यहाँ पुल के साथ ही एक गेट बना हुआ है और इस गेट को क्रॉस करते ही अब शुरू हो जाता है क्यारकोटी ट्रैक। हर्षिल में ब्रिज से आगे आते ही अब जालंधरी नदी आपका स्वागत करती है। नदी की ठंडी कलकल करती धारा के साथ हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं और इसी के किनारे किनारे से अब आगे का रास्ता जाता है। दोनों तरफ चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और पूरी वैली देखेंगे और हर्षिल वैली बहुत खूबसूरत लग रही है। कोई 300-400 मीटर के ट्रैक के बाद ही अब हमें कुछ मीटर रास्ता नदी में डूबा मिला। पानी का बहाव तेज था तो यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं था, तो अब थोड़ा पीछे वापस आकर हमें एक पहाड़ी के ऊपर से निकल फिर इस मेन रास्ते पर वापस आना था। यहाँ पर बीच में नदी थी इसलिए हम नीचे के रास्ते नहीं आ पाए। थोड़ा सा ही कुछ मिनट का रास्ता था, लेकिन उसके लिए अब हमें ऊपर से पार करके आना पड़ा, तो 10-15 मिनट लग गए और ये काम हमारा 1-2 मिनट में हो जाता। और ये रही मेरी दोस्त सूरी। चल सूरी। क्यारकोटी ट्रैक कोई 4 दिन का होने वाला था। आज हमें हर्षिल से लाल देवता मंदिर होते हुए गंगनानी कैंप साइट पहुंचना था, जो कोई 12-13 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। अगले दिन हमने 6-7 किलोमीटर का ट्रैक कर दूसरी कैंप साइट जाना था। तीसरे दिन कैंप साइट से 5 किलोमीटर का ट्रैक कर क्यारकोटी लेक और वापस गंगनानी कैंप साइट, और चौथे दिन 12 किलोमीटर का ट्रैक कर वापस हर्षिल पहुंचना था। हर्षिल से 2 किलोमीटर बाद अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से शुरू हो जाती है इस ट्रैक की चढ़ाई। अगले कई किलोमीटर का रास्ता अब ऐसा ही होने वाला था। पांच किलोमीटर के बाद अब हम एक छोटे से झरने के पास पहुंच गए, जहां हमने एक क्विक ब्रेक लिया। यहाँ से अब हमारा अगला स्टॉप लाल देवता मंदिर होने वाला था, जो कि हर्षिल से 7-8 किलोमीटर दूर है। अब हम काफी हाइट गेन कर चुके थे। नीचे हर्षिल घाटी और सामने बर्फ से भरी पहाड़ों की चोटियां दिखने लगी थी।
हर्षिल से कोई 7 किलोमीटर के बाद एक जगह पर काफी झंडे दिखाई दिए और ये जगह थी लाल देवता मंदिर। लाल देवता मंदिर इस ट्रैक का एक खास पड़ाव है। लाल देवता बगोरी गांव के लोगों के कुल देवता हैं। ये गांव हर्षिल के पास ही बसा है। वहां से गांव के लोग पूजा करने यहां आते हैं। आने जाने वाले लोग यहां देवता को लकड़ियां व सिक्के चढ़ाते हैं। अनुज ने यहाँ पर थोड़ी पूजा की और श्रीफल चढ़ाया। अब हमें ट्रैक करते हुए कोई 4-5 घंटे हो चुके थे, तो हमने यही मंदिर के पास बैठकर लंच करने का डिसाइड किया। हम हर्षिल से पैक्ड लंच लेकर निकले थे। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और हमारा लंच टाइम हो गया है। तो यहाँ पर हम लंच करेंगे और फिर आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। लंच में रोटी और आलू की सब्जी थी। आधा घंटे के बाद हमने यहाँ से आगे का ट्रैक शुरू कर दिया। मंदिर से अब पहले 100 मीटर का रास्ता एकदम नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद अब जंगल का एरिया छोड़कर एक बड़ी वैली में एंटर कर जाते हैं। इस वैली की शुरुआत होती है छोटे छोटे पेड़ों से। ट्रैक का रास्ता दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ था। और यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद ही अब आप पहुँचते हैं इस ट्रैक के आज के सबसे खूबसूरत पार्ट में। बड़ी घाटी में शरद ऋतु का जादू बिखरा हुआ था। पेड़ों की पत्तियां पतझड़ से पहले पीली होकर हवा में नाच रही थी। जमीन पर गिरे पत्ते ऐसे सजे थे जैसे कुछ पुरानी यादें सहेज रखे हों। सूरज बादलों में लुका छुपी खेलता नजर आ रहा था। दूर घाटी के दिल में बर्फ से लदी चोटियां चांदी की दीवारों से खड़ी थी। शाम 4 बजे अब हम अपने आज के कैंप साइट के पास पहुंच गए। अपने पहले पड़ाव पर, और यहीं पे आज रात हमारा स्टे होगा। बस अभी सामान उतारा जा रहा है, उसके बाद टेंट लगेंगे। अगला आधा घंटा अब टेंट सेटअप करने में लग गया।
किचन टेंट मिलाकर टोटल 3 टेंट्स लगाए गए। अनलोड होते ही हमारे 3 पोर्टर्स काफी खुश नजर आ रहे थे। हमारे ये 3 पोर्टर्स थे राका, साबू और वीर। तो मेरा टेंट लग चुका है और अब मैं आपको अंदर का टेंट का व्यू दिखाती हूँ। आ जाओ। ये है मैट्रेस, तो 3 मैट्रेस बिछा दिए हैं और ये है मेरा स्लीपिंग बैग। और अब मैं आपको किचन टेंट और बाकी के टेंट दिखाती हूँ। और ये है किचन टेंट। वहां पे पीछे जो है सामान स्टोर होगा, यहाँ पे। वैसे तो उत्तराखंड के ज्यादातर बुग्यालों व जंगलों में आग जलाना बैन है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो शाम 5 बजे आग जला दी गई। शाम ढलते ही इस जगह ठंडी हवाएं सरसराने लगी। आग की लपटें चटकती हुई ऊपर उठी तो चारों तरफ नारंगी रोशनी फैल गई। हाथों में गर्म चाय की प्याली और साथ में पकौड़ों की महक छाने लगी थी। अंधेरा अब धीरे धीरे घाटी में उतरने लगा। आसमान में लालिमा छा गई थी। चारों ओर शांति थी, सिर्फ लकड़ियों की चटक और पास ही पानी की कलकल। जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर उस क्षण को देख रही हो। अगली सुबह 6 बजे अब हल्का उजाला हो गया। टेंट से बाहर ठीक सामने विशालकाय हिमालयन पीक्स दिख रही थी। सुबह की कड़कती ठंड में वॉक का अलग ही आनंद आता है। टेंट के पास ही पानी की कई धाराएं बह रही थी। रात में सोते समय जब आप इनकी आवाज सुनते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। नाश्ते में टोस्ट और दलिया था। यहाँ से हिमालयन पीक्स की बात करें तो ठीक सामने आप श्रीकंठ पर्वत देख सकते हैं। श्रीकंठ यहाँ का एक खास पर्वत है जो 20,000 फीट ऊंचा है।
श्रीकंठ चोटी का नाम संस्कृत शब्द श्रीकंठ से आया है, जो भगवान शिव के एक नाम से जुड़ा है। और यह क्षेत्र धार्मिक व साहसिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। श्रीकंठ पर्वत की यात्रा का बेस भी हर्षिल ही है। साढ़े 8 बजे तक अब सूरी ने भी नाश्ता कर लिया और अब शुरू हुआ बर्तन धोने का प्रोसेस। सुबह बर्फीले पानी में बर्तन धोना भी यहाँ एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। बर्तन धोने के बाद अब टेंट्स पैक करने का काम स्टार्ट हो गया। जब तक बाकी के लोग काम निपटा रहे थे, मैं सूरी के साथ वहीं बैठ आग सेक रही थी। सुबह के बज रहे हैं 9, नाश्ता हो चुका है और अब बस पैकिंग चल रही है और थोड़ी ही देर में हम आज का ट्रैक शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है, बाकी की टीम अभी पीछे से आ रही है। और मेरे साथ सूरी ने भी ट्रैक शुरू कर दिया है। इस कैंप साइट से आगे अब मैं इस ट्रैक की खूबसूरती की और बात क्या ही करूं। पतझड़ के मौसम की चमक, जंगल का मिस्टीरियस माहौल और जमीन पर पड़े पत्ते जैसे बिछकर खुद आगे का रास्ता बना रहे हों। रास्ता सूखे पत्तों का समुद्र बना था, लाल भूरे सुनहरे। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट, जैसे जमीन सांस ले रही हो। ऊपर से पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप, जैसे किसी पुराने सपने की झिलमिल यादें। ये मेरा इस मौसम का आज तक का सबसे खूबसूरत ट्रैक बन चुका था। जंगल के इस पार्ट को पार कर एक और नाले के पास पहुंच जाते हैं। इसमें काफी पानी बह रहा था, तो इसे क्रॉस करने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना हुआ था। जो हम और हाइट में जा रहे थे, फूल पौधों की जगह झाड़ी और कांटों ने ले ली थी। आगे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा छपरा बना हुआ था। ये गंगनानी था, जो अद्भुत नजारों के साथ एक खूबसूरत कैंप साइट है। इस जगह पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ से नीचे नदी में उतरने का रास्ता टूट चुका है और अब खच्चर यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे, तो अब यही कैंप लगाना पड़ेगा। आज अभी कोई 1 किलोमीटर का ही ट्रैक हुआ था। इधर स्टे का मतलब था कि हमें यहाँ से 10-11 किलोमीटर का ट्रैक कर पहले क्यारकोटी लेक जाना पड़ेगा और फिर वापस यहीं आना पड़ेगा। 10:30 बज चुके थे
और यहाँ शाम 6 बजे तक काफी अंधेरा होकर तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। तो इस हाई एल्टीट्यूड में इतने कम टाइम में 22-23 किलोमीटर का ट्रैक करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला था। खैर, अभी उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर मैं अपने एक गाइड के साथ आगे बढ़ गई। नीचे नदी में उतरने का प्रॉपर रास्ता तो था नहीं, तो एक खड़ी पहाड़ी से हम धीरे धीरे नीचे उतर गए। नदी क्रॉस करने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें रस्सियों से बांधकर एक पुल बनाया गया था। पुल के काफी हिस्सों में गैप था, जहां से नीचे देखो तो ऐसा लगता है जैसे पानी झांक के आपको देख रहा हो। तेज बहाव से पुल ऐसे हिलता है जैसे हल्की हल्की सांसें ले रहा हो। नदी के दूसरी तरफ पहुंच अब हम आगे बढ़ गए। यहाँ से आगे अब ट्रैक नदी के साथ ही जाता है। आगे बढ़ते हुए बैकग्राउंड में कुछ और हिमालयन पीक्स दिखने लगते हैं। जहां पहले दिन माहौल हरियाली का था, अब इस हाइट पर आके वो हरा रंग सुनहरे रंग में बदलने लगा था। एक तरफ तिरछे पहाड़ पर जाता सीधा रास्ता, जिसकी लाल सुनहरी घास पर सूरज की किरणें बिखर रही थी। सर्दियों से ठीक पहले का मौसम, हल्की ठंड की चुभन लेकिन बर्फ का इंतजार, और इनके बीच प्यारी गाइड सूरी का साथ। कैंप साइट से 4-5 किलोमीटर ट्रैक के बाद अब एक तरफ पहाड़ से कई पानी के झरने गिर रास्ते में बह रहे थे। तेज धूप में इन नज़ारों की एक झलक ही मन को काफी ठंडक देती है। अब हम कुल 6 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे। आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन कंफर्म नहीं था कि पीछे खच्चर और बाकी की टीम आ भी रही होगी या रास्ता ना होने की वजह से वही कैंप्स लगा दिए होंगे। हम क्याराकोटी पहुंच भी सकेंगे या देरी की वजह से उससे पहले ही वापस लौटना होगा। लेकिन कोशिश तो यही थी कि जितना भी पॉसिबल हो आगे बढ़ते रहेंगे। इन झरनों के रास्तों को क्रॉस करते ही अब शुरू होता है बुग्यालों का रास्ता। एक के बाद एक अब कई बुग्याल आपका स्वागत करते हैं। सात किलोमीटर ट्रैक के बाद अब रास्ता एक बार फिर ठीक नदी से होकर निकलता है।
दिन की इस कड़क धूप में नदी के किनारे बनी एक छोटी सी लेक का पानी एक तरफ हरा और दूसरी तरफ नीला नजर आता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर 10 मिनट के बाद आगे बढ़ गए। अब हम कोई 9 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे। कई घास के मैदान पार करने के बाद हम काफी हाइट में पहुंच गए थे। लगभग 2 बज गए थे और अब हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई थी। गाइड ने बताया कि क्याराकोटी लेक अभी भी यहाँ से कोई 2-2.5 घंटे दूर है, जिसका मतलब था कि अगर हम चलते भी रहेंगे तो भी हम 4 बजे से पहले वहां नहीं पहुंच सकेंगे। वहां पहुंच थोड़ी देर रुकना और फिर 10-12 किलोमीटर का वापसी का ट्रैक करना, इसमें कोई 4-5 घंटे लगते, जो कि अब डिफिकल्ट लगने लगा था। ट्रैक पर कई जगह भालू के पैर के निशान भी मिल रहे थे, तो भालू के रिस्क से अंधेरे में ट्रैक कंप्लीट करना भी ऑप्शन नहीं था। तो हमने अब थोड़ा देर यहीं रुककर वापस जाने का डिसाइड किया। ये ट्रैक शायद इतना ही हो पाएगा, यह सोचकर हम वापस जा ही रहे थे कि दूर सौरभ आते दिखे। उन्होंने बताया कि कई बार लोड अनलोड करके ही सही उन्होंने खच्चरों को टूटे रास्ते और नदी पार करवा दी है। तो अब हम चाहें तो यही आसपास कहीं कैंप्स लगा के अगले दिन फिर क्याराकोटी समिट के लिए जा सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन की इससे अच्छी न्यूज़ और कुछ नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब मैं कल क्यारकोटी जाने वाली थी और वहां मुझे जो नज़ारे दिखे उनकी मैं शायद ही कल्पना कर पाती। आज अभी हम वापस 2 किलोमीटर नीचे आ गए, जहां की कैंप सेटअप होने वाले थे। चार बजे तक अब खच्चर व बाकी की टीम भी आ गई और थोड़ी देर में ही टेंट्स भी लग गए। टेंट से सीधा सामने कई बड़े झरने और वहीं दाहिनी ओर गंगोत्री की बहुत खूबसूरत रेंज दिख रही थी। हवाएं दिन से ही तेज चल रही थी और ठंड काफी हो गई थी, तो सौरभ आसपास से आग के लिए लकड़ियां ले आए। शाम 4 बजे अब चाय और स्नैक्स भी रेडी थे। स्नैक्स में थे स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स। मैं वहीं आग के पास चाय पीने बैठ गई। सनसेट के समय जब सूरज की आखिरी किरणें दूर गंगोत्री पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों को छूती है, तो पूरा दृश्य एक जादुई रंग में रंग जाता है। हजारों साल पुराने बर्फीले शिखर पर जब सुनहरे प्रकाश की परत धीरे धीरे पड़ती है,
तो मानो स्वयं सूर्य देव अपनी अंतिम मुस्कान इन पर्वतों को समर्पित कर रहे हों। अगली सुबह 6 बजे ही आसपास हल्की धूप आ गई और हम भी आगे की जर्नी के लिए रेडी थे। आज हमें यहाँ से क्यारकोटी पहुँच वापस गंगनानी कैंप साइड जाना था, जो 15-16 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। नाश्ते में आज पोहा और चाय थी। जल्दी से नाश्ता कर मैं थोड़ा पहले हमारे गाइड राहुल व सूरी के साथ क्यारकोटी के लिए निकल गई। उधर एक भालू दिखा मुझे। अभी हम 1 किलोमीटर ही गए थे कि थोड़ा आगे ही एक बड़ा सा भालू नदी की तरफ से आता दिखा। थोड़ा शोर मचने के बाद भालू ऊपर पहाड़ी की तरफ चला गया। यही रीजन था कि कल हम अंधेरे में ट्रैकिंग क्यों नहीं करना चाहते थे, चाहे फिर हमें आधे ट्रैक से ही वापस आना पड़ा था। क्यारकोटी से 3 किलोमीटर पहले अब रास्ते में थोड़ा बर्फ मिलने लगी, हालांकि ये कहीं कहीं पर ही थी। दो 200 मीटर की और खड़ी चढ़ाई के बाद अब हम एक पहाड़ के टॉप पर पहुंच गए, जो इस ट्रैक का शायद सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहाँ से अब थोड़ा ही नीचे दूसरी घाटी में जाना था। ट्रैक में सूरी काफी डेडिकेशन के साथ चलती। अगर वो आगे जाए और हम रेस्ट के लिए बैठ जाएं, तो वो ढूंढते हुए वापस आ जाती। लास्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक अब फ्लैट ही था। इस घाटी में भी रास्ते पर कई पानी की धाराएं बह रही थी और कई जगह बर्फ जमी हुई थी। क्यारकोटी लेक से 1 किलोमीटर पहले से अब रास्ते पर काफी बर्फ मिलने लगी। एक तरफ बर्फ की सफेद चादर से भरा रास्ता और दूसरी तरफ बर्फीली नदी का धीमे धीमे बहता पानी। इस जगह की चमक देख कह सकते थे कि अब आप क्यारकोटी में एंटर कर चुके हैं। फाइनली सुबह 9 बजे एक पहाड़ी पर पत्थरों का बना एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया और यही थी हमारी आज की मंजिल।
विशालकाय हिमालयन श्रृंखलाएं, इन हिमखंडों से निकलती नदियां, बर्फ से भरी चट्टानें और इन सब से घिरी एक खूबसूरत हिमालयन झील। पहुंच चुके थे अब हम अद्भुत क्यारकोटी वैली में। जहां प्रकृति अपनी सबसे अनोखी छटा बिखेरे बैठी नजर आती है और हिमालय से निकलती छोटी छोटी नदियां इस घाटी में जीवन की मधुर धुन सी बजाती है। कैंप साइट से 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहुंच गई हूं मैं क्याराकोटी लेक में। क्यारकोटी यात्रा का सबसे खास डेस्टिनेशन यह झील ही मानी जाती है, जो 12,500 फीट से भी ज्यादा हाइट में है। सामने फैली हरी नीली झील इतनी साफ है कि नीचे की चट्टानें और बादल दोनों इसमें डुबकियां लगाते नजर आते हैं। लंबे ट्रैक के बाद आखिरी चढ़ाई पार कर यहाँ पहुंच अचानक सब थकान गायब सी हो जाती है। थोड़ी देर में टीम के बाकी लोग भी यहाँ पहुंच गए और मंदिर के पास पूजा पाठ किया। पहुंच गए हम और बहुत ही कठिन ट्रैक करके हम फाइनली क्यारकोटी लेक पे। जितनी खूबसूरत क्यारकोटी झील है उतनी ही खूबसूरत है ये वैली। ये वो खास वैली है जो हिमाचल और उत्तराखंड को अलग अलग करती है। नदी की कलकल करती धारा वैली को 2 हिस्सों में बांटती है और हर मोड़ पर बर्फ से लदे शिखर नजर आते हैं। गर्मियों में घाटी रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, तो मॉनसून में बादल घाटी में उतरकर इसे रहस्यमयी बना देते हैं। वहीं बर्फीली सर्दियों में क्यारकोटी वैली एक चांदी की परत में लिपटी ड्रीम लैंड सी बन जाती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, हवा की हल्की हल्की सरसराहट और कभी-कभी बर्फ के टुकड़े गिरने की खनक। क्याराकोटी वैली एक और फेमस ट्रैक का रूट है जो है लामखगा पास। इस पास का रूट यहाँ क्याराकोटी वैली से होते हुए सीधे हिमाचल में सांगला और चितकुल में खुलता है। लामखगा पास क्याराकोटी के साथ हिमालय की एक चुनौतीपूर्ण व रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा है, जो उत्तराखंड के हर्षिल को हिमाचल प्रदेश के चितकुल से जोड़ता है।
तो हर्षिल वैली से निकलकर आप सीधे यहाँ से जा सकते हैं हिमाचल की ओर। यह पास 5000 फीट की ऊंचाई पर है। क्यारकोटी झील इसका प्रमुख पड़ाव है, जहां से ये ट्रैक आगे बढ़ता है। हम 1-1.5 घंटे क्यारकोटी झील के पास बैठे रहे और फिर 11 बजे के आसपास अब समय था यहाँ से वापसी का। क्यारकोटी लेक से वापसी का ट्रैक शुरू कर दिया है और अभी लेक से हम लगभग आधा किलोमीटर आगे आ गए हैं। ट्रैक से वापस जाते हुए रास्ता और खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि आप ज्यादातर डिफिकल्ट रास्ता कवर कर चुके होते हो। ये सोचकर एक अनोखी फीलिंग आ रही थी कि जिस घाटी में मैं अभी खड़ी हूँ, कुछ दिनों के बाद यह घाटी कई फीट बर्फ से ढक जाएगी और यहाँ सन्नाटा पसर जाएगा। एक घंटे में मैं फिर से इस ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी। वापस आते हुए इस जगह पर बैठकर सीधा देखा तो 2 नई पीक्स दिख रही थी, एक जोगिन और उसी के साथ लगा थलय सागर। थलय सागर गंगोत्री से कोई 20 किलोमीटर ऊपर है, जो आप केदारताल ट्रैक में पास जाकर देख सकते हैं। एक बजे के आसपास मैं और सूरी अब अपने कल के कैंप साइट से भी आगे आ चुके थे। बाकी की टीम पैकिंग कर पीछे से आने वाली थी, तो अगले 8-10 किलोमीटर के लिए मेरी गाइड सूरी ही थी और हमेशा की तरह उसने एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा। शाम 3 बजे के आसपास मैं अब गंगनानी कैंप साइट के पास पहुंच गई और फिर नदी पार कर कैंप साइट पर ही बाकी की टीम का इंतजार करने लगी। आधे घंटे के बाद टीम आई और एक आखिरी बार इस ट्रैक पर फिर से टेंट सेटअप किए जाने लगे। हमेशा की तरह शाम होते ही फिर से आग जला दी गई। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे ही अब हम हर्षिल जाने के लिए रेडी थे।
सुबह जल्दी से नाश्ता कर मैं बाकी की टीम से पहले ही नीचे को आ गई। यह हर्षिल तक कोई 10-12 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था और फिर मुझे आज ही वहां से उत्तरकाशी पहुंचना था। दो घंटे में एक बार फिर से मैं लाल देवता के मंदिर पहुंच गई और यहाँ बैठकर मैंने सेब खाया। तो यहाँ मैं लाल देवता के मंदिर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और यहाँ पर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास चाबी पड़ी थी, इसी से काटूँगी। दिन में कोई 12 बजे के आसपास एक बार फिर मैं पहुंच चुकी थी हर्षिल। यहां से सौरभ गंगोत्री के लिए निकल गए और मैं व अनुज सोल सीकर टीम के एक दूसरे मेंबर हेमराज जी की गाड़ी में उत्तरकाशी के लिए निकल गए। कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हमें गंगोत्री हाईवे के बीच रोड में सामान से भरा एक थैला गिरा मिला। यह शायद किसी गाड़ी से अभी ही गिरा था, तो हेमराज जी ने उसे संभाल कर अपनी गाड़ी में रख दिया। पंद्रह मिनट की और ड्राइव के बाद सड़क किनारे एक गाड़ी की छत पर कुछ लोग अपना सामान ढूंढते नजर आए, जो कि फिर अपना थैला पाकर काफी खुश दिखे।